नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2024 के चुनाव की यह सबसे बड़ी खबर है। अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को आने में कई साल लगे। कई साल तो सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई पूरी हुई तो उसके बाद भी इसके आने में 3 महीने लग गए। लेकिन अब जब यह फैसला आया है तो ठोक बजाकर आया है। उम्मीद है आप आज के वीडियो को सांस रोककर पूरा देखेंगे। देखिए कि कैसे आपके भारत के लोकतंत्र का गला घोटने के लिए एक असंवैधानिक तरीका अपनाया गया और मोदी सरकार उसे पारदर्शी व्यवस्था बताती रही। आज उस पारदर्शी व्यवस्था के पीछे का गहरा अंधेरा सामने आ गया है। आप सभी के साथ लगातार धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किए गए थे। उन सभी संशोधनों को रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले 15 दिनों में आए हैं और भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें लौटाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संवैधानिक पीठ ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई 3 दिनों तक चली। आज फैसला आ गया। हम आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवाल, इस सवाल को कोर्ट तक ले जाने वाले हीरो की भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कई लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। वे हताशा से गुजरे हैं, निराशा में डूबे हैं और आज उम्मीद से लबालब हैं। 10 साल में लोकतंत्र बचाने के कई मोर्चों पर उन्हें हार मिली है। इस जीत ने उन तमाम हारों का हिसाब आज बराबर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। गोदी मीडिया के कितने पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे? इलेक्टोरल फंड को लेकर सारे सवाल आज सही साबित हो गए। क्या पता एक दिन पीएम केयर फंड को लेकर भी यही हो जाए। जो सरकार चुनावी चंदे के मामले में इतना दुस्साहसी, असंवैधानिक कदम उठा सकती है, उसे आज जवाब देना चाहिए था कि उसने ऐसा क्यों किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है इसी सवाल पर वे पहली बार, 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दो के दम पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने चुनावी मशीनरी का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ईडी के सहारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, पार्टी में तोड़फोड़ की गई, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे विपक्ष की आर्थिक क्षमता को कमजोर कर दिया गया। देखते देखते भारत की राजनीति से विपक्ष तेजी से गायब होने लगा। उसकी मौजूदगी लाचार, बेबस, हताश राजनीतिक इकाई के रूप में रह गई। नरेंद्र मोदी की सरकार 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यह मामूली फैसला नहीं है। एक असंवैधानिक व्यवस्था के सहारे इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म हुआ। धर्म की राजनीति का तूफान पैदा कर दिया जाता है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। गोदी मीडिया, जो अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जो संवैधानिक धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है, उसका फोटो लेकर धर्म रक्षक बन जाता है। और जनता ने भी इन सवालों की परवाह नहीं की। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहते हुए रद्द कर दिया है। भारत के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ। आज वो फ्रॉड धर लिया गया। राहुल गांधी ने लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए, आज वे भी सही साबित हो गए। एक नेता जो चुनावों में लगातार हारता है, मगर उसके उठाए सवाल लगातार सही साबित होते जा रहे हैं। 18 नवंबर 2019 का राहुल गांधी का यह ट्वीट है। राहुल ने अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंडिया, ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब यही नया भारत है जहां रिश्वत और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। राहुल ने तब हफपोस्ट की एक रिपोर्ट ट्वीट की थी जिसमें तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल देखे जा सकते हैं। आज यह तस्वीर इतिहास का शिलालेख बन गई है। हफपोस्ट अब बंद हो चुका है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी की एक और भ्रष्ट नीतियों का सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार बन गई तो इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस चुनाव हार गई, मगर आज वही काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो गया। गोदी मीडिया इस सवाल को लेकर तब भी चुप रहा, अब भी चुप रहेगा। मगर कुछ पत्रकार थे, इक्का दुक्का ही, जो अपना पेट काट कर, लोगों से चंदा जमा कर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी घटनाओं पर, उसके फ्रॉड पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज उनके इरादों की भी जीत हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले नरेंद्र मोदी सरकार का एक फैसला असंवैधानिक घोषित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केवल फायदे का लेन देन है,
क्विड प्रो क्यों है? इसका मतलब यही हुआ कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ, हजारों करोड़ों का चंदा लो, उन्हें लाखों करोड़ का मुनाफे का अवसर दो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जनप्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में किए गए संशोधन से कॉर्पोरेट द्वारा असीमित चंदा दिया जाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड जारी करने वाले स्टेट बैंक से कहा है कि सबसे पहले बॉन्ड की बिक्री तुरंत बंद की जाए। 3 हफ्ते के भीतर जिन व्यक्तियों और कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी जानकारी तैयार की जाए। हर बॉन्ड जो जारी किया गया है उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बॉन्ड को किसने खरीदा, किस पार्टी को मिला, कितने का था और किस दिन भुनाया गया, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन बॉन्ड को भुनाया नहीं गया है और जिनके समाप्त होने में अभी 15 दिन शेष हैं, राजनीतिक दलों को वह बॉन्ड लौटा देना पड़ेगा। बिल्कुल हम जान पाएंगे। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मैं समझता हूं कि अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ये फैसला ये दर्शाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। जो नागरिक है उसको पता होना चाहिए कि कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किस पार्टी को गया, कितना पैसा दिया और किसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये पारदर्शिता लाई गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा। दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा ये भी साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बाधाएं खत्म की गई थी संशोधन की वजह से, इनकम टैक्स एक्ट की संशोधन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट पीपल्स एक्ट की संशोधन की वजह से, कंपनीज एक्ट की संशोधन की वजह से ये जो संशोधन किया गया है ये गलत है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो संशोधन किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि कानून इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले कोई भी कंपनी जो मुनाफे में चलती है उसका 10% एवरेज मुनाफा वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। अब वो लिमिट खत्म हो गई, वो बाधा खत्म हो गई। इस कानून द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा कितना भी पैसा दे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है वो भी गलत है। और तीसरा, जो रिप्रेजेंटेशन टैक्स में पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता है कि 20,000 से कितना पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, वो भी संशोधन की वजह से नहीं बताना पड़ेगा। तो तीनों चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जानकारी 3 हफ्ते में इस कोर्ट के फैसले के 3 हफ्ते में जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानकारी 1 हफ्ते में अपनी वेबसाइट पे उसको शामिल करेगी ताकि देश के नागरिक को ये पता चल जाए कि कितना पैसा कौन से उद्योगपति ने या कौन से नागरिक ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को। और ये तो साफ जाहिर है कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला है क्योंकि लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा इकट्ठा किया है और उसके द्वारा इन्होंने प्रयास किया है और ये सफल भी रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल इनका मुकाबला कर ही ना पाए। जो राज था उसका पर्दाफाश होने जा रहा है जब सारे डिटेल्स सामने आएंगे और साफ साफ हो जाएगा कि बीजेपी को कौन कौन सी कंपनी चंदा दे रही थी, कौन कौन से उद्योगपति चंदा दे रहे थे और सरकार उस कंपनी और उद्योगपति के फायदे के लिए क्या क्या कर रही थी, गोदी मीडिया उसके पीछे पीछे क्या कर रहा था। 2014 के बाद से बीजेपी का कोई भी चुनावी अभियान देखिए, रैलियों की सजावट से लेकर अखबारों और चैनलों में विज्ञापन तक देखिए, राजनीति में पैसे के घोषित अघोषित ज्ञात अज्ञात खर्चे के सारे सवाल ही गायब हो गए। सबको दिख रहा था मगर कोई पूछ नहीं रहा था। धर्म के नाम पर लोग तमाम तरह के अधर्मों को बर्दाश्त कर रहे थे। लगातार खबरें छप रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाला चंदा सबसे अधिक बीजेपी के पास जा रहा है। 6,500 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला है। बॉन्ड के अलावा चंदे के रूप में भी कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का आंकड़ा है कि 2022-23 में जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड बिके हैं उसका 90% बीजेपी को गया है। 2022-23 के बीच कॉर्पोरेट ने 850 करोड़ का चंदा दिया, इसमें से 719 करोड़ का चंदा केवल बीजेपी को गया, कांग्रेस को मात्र 79 करोड़। तो इस तरह कई हजार करोड़ रुपए के चंदे से बीजेपी पैसे के मामले में सबसे ताकतवर पार्टी हो गई और आर्थिक क्षमता के हिसाब से भारत के राजनीतिक दलों के बीच भारी असंतुलन पैदा हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है
ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए।